सो हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि मेडिकल एक जो ऐसी चीज़ है जो हर एक स्टूडेंट का होता है जो भी इंडिया से बाहर जाता है कहीं भी, और कोई टूरिस्ट भी जाता है तो भी उसका मेडिकल होता ही होता है। तो टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा, उसी के बारे में, मेडिकल के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। एज वेल एज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरा भी 2 दिन पहले मेडिकल हुआ है और मैं कुछ रियल क्लिप्स भी शेयर करूंगा इसमें जो मैंने वहाँ पे वीडियोज़ बनाए थे जस्ट बिकॉज फॉर यू गाइज। तो आप वो देखना, सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या टेस्ट होते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल वीडियो है, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो वीडियो में आगे मेरे साथ बने रहो, बहुत सी चीज़ें नई नई आपको आज जानने को मिलेंगी। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आज मेरे को घर से बाहर निकलना पड़ेगा इस प्रोसेस के लिए। अब तक जितनी भी चीज़ें हो रही थी सारी ऑनलाइन हो रही थी, घर से सब कुछ हो जाता था। बट अब जो है आज मेरा मेडिकल है, उसके लिए मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा। मैं आगरा में रहता हूँ, तो बाई ट्रेन में दिल्ली जा रहा हूँ। 1 बजे का अपॉइंटमेंट है मेरा। देखते हैं, बताते हैं आपको कैसा होगा एक्सपीरियंस। थोड़ा बहुत नर्वस हूँ बिकॉज आज तक कहीं मेरा मेडिकल नहीं हुआ। डर मुझे इस बात का कहीं ब्लड टेस्ट वगैरह वो सब ना करें, क्योंकि मुझे सुई से बहुत ज़्यादा, सिरिंज से बहुत ज़्यादा डर लगता है। पर देखते हैं जो होगा, आपको भी दिखाते हैं। इसको भाई घर से निकल के आ चुके हैं। एक दोस्त आ रहा है मेरा, उसका भी मेडिकल है मेरे साथ, यतीन गोलू, वो भी मेरे साथ ही जाएगा। वो कार से आ रहा है, फिर जाते हैं स्टेशन, तो दिखाते हैं आपको। ये वाली इसी में है ये लोग। तुमसे मिलने की तमन्ना है। और भाई हम आ गए अब स्टेशन पे। ये यतीन जादव गोलू नाम है इसका। ये गलती से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है जेबी। गलती से नहीं भाई, तेरे संग जा रहा हूँ। अपनी ट्रेन 8:30 की भाई। टिकट वगैरह हमने ले ली है, तो पहली बुक कराई थी। एसी में जा रहे हैं ना हम, 3rd AC में। भाई मेरे पास ये कुछ है देखने के लिए। तो भाई उसके बाद हम स्टेशन से आ गए थे, हज़रत निज़ामुद्दीन पे उतरे, मेट्रो पकड़ी, सीधे लाजपत नगर के लिए। लाजपत नगर में मैक्स हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारा मेडिकल होगा। अब हम वहाँ से 800 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हम पैदल पैदल मेट्रो स्टेशन से निकल के आ गए। अब उसके बाद ये है सामने, यहीं पे हमारा मेडिकल होगा भाई। सामने मैक्स हॉस्पिटल है, इस साइड से हम यहाँ पे आए हैं। यहीं पे है लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन, इसी साइड। उस साइड से आगे आके उधर आप आओगे तो 800 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे ये मैक्स हॉस्पिटल है। किसी में मेडिकल होगा हमारा, और किसी का होता है भाई। तो अंदर जाते हैं और देखते हैं कैसा सीन रहता है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो होगा देखा जाएगा। दिल्ली के रूल का ज़रा भी बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं, कुछ भी होता है। हम उस वाली रोड पे थे, हम क्रॉस करके यहाँ पे आए हैं। तो यार गाड़ियाँ बंद नहीं हो रही यार, ना कैसे जाएँ मैक्स हॉस्पिटल में। एक तो मुझे डर इस बात का भी है कि कहीं ऐसा ना हो कोई मेरे हाथ से फ़ोन वोन चढ़ा के ले जाए कि कर ले ब्लॉगिंग। यहाँ पे पार्किंग है, पहले पार्किंग। आप अगर आप कार वगैरह से आते हो तो कोई इशू होगा नहीं, बाकी दूर से आते हो मेट्रो वगैरह से तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अंदर आके यहाँ पे इन लोगों ने हमारी अपॉइंटमेंट चेक करी है। अभी हमसे बोल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। फर्स्ट फ्लोर तो ऊपर है ना, अरे ऊपर ही होता है हमेशा। ये रिसेप्शन है, और बिलिंग काउंटर है। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का फॉर्म मिला है, ये फॉर्म फिल करके देना है मैंने। ये सारे इमिग्रेशन वाले बच्चे हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं। ये भी इमिग्रेशन का बच्चा है, ये फॉर्म भरा है अपना। मैं भी फॉर्म भरता हूँ, क्योंकि टोकन मिला है आपके है ID के ऊपर, तो भरते हैं। इसमें बात अपना फॉर्म दिया बाहर, सारे डिटेल देख लो भाई। नीचे डिटेल्स वगैरह मैंने दे दिया। अब चलते हैं, इसे जमा करना है। बैठ के वेट कर रहे हैं भाई भी, थोड़ी देर बाद नंबर आएगा। अभी हमने फॉर्म सबमिट किया है, उस फॉर्म सबमिट होने का तो हमें एक बार आवाज़ देंगे फ़ीस कटवाने के लिए। फिर फीस एक बार हमारी कट जाएगी, उसके बाद फीस जमा करा दी हमने। उसके बाद मिला हमें ऐसा कुछ, अंदर एक वो था काउंटर, वहाँ पर जाके 1 घंटे वेट करने के बाद तब जाके इस पर स्टैम्प वगैरह लग पाई है। हमें यहाँ पर जमा करना है, हाँ इस वाले काउंटर पर जमा करना भाई। ये भाई मैंने स्टैम्प वगैरह लगवा के सब आ गया था काउंटर पर जाके। तो पहले उन्होंने मेरा एडवांस में एक्सरे करा दिया एकदम ऐसे खड़े करके, और उन्होंने बोला कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए। तो ये दिखा के मुझे कपड़े मिले हैं। अब मुझे पूरे उतार के ये पहनने हैं अब मेरे को कपड़े, तो पहन के मिलता हूँ आपको। पहनते हुए थोड़ी दिखाऊंगा। भाई कपड़े कर लिए तुम्हारे भाई ने चेंज, बगल में और भी लोग हैं, तो इसलिए धीरे धीरे हो रहा हूँ। अब जो रियल मेडिकल है वो अब शुरू हुआ हमारा, तो देखते हैं कैसा होगा। कपड़े ऐसे हैं भाई, पूरा दूँगा मैं इसमें। भाई मेडिकल
मेडिकल हो गया अपना डन, सारे टेस्ट हो गए अपने। अब डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, डॉक्टर हमें एक बार बुलाएंगे। सारे टेस्ट कौन कौन से बता दें। यूरिन टेस्ट हुआ है, बॉडी वेट वगैरह सब कुछ हुआ है, ये कपड़े पहन के ऐसे। और अब हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर का, बस सबसे डॉक्टर पहले एक्सरे होता है, उसके बाद आपका डॉक्टर हमें बुला लेंगे, height, बता blood देंगे pressure। भाई आराम से। डॉक्टर हमें बुलाएंगे और उसके बाद वो हमारी रिपोर्ट चेक करेंगे, हमसे जो क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे तो बोल देंगे अपने घर वाले यहाँ से। अब सीधे चल, मेडिकल हो गया ऑल डन, काम सेट, रिपोर्ट आ गई है, रिसिप्ट मिल चुकी है हमें। अब हम फिलहाल जा रहे हैं किसी दूसरे काम से, यहाँ से तो फ्री हो गए बिल्कुल, कुछ बचा नहीं है, सब कुछ हो चुका है। हम जाएंगे काउंसलर के पास। काउंसलर के पास जाएंगे किसी काम से, वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए। भाई ये लिफ्ट खोल क्यों गई है, देखे थे अंकल कैसे देख रहे थे। तो हम यहाँ से सीधे जाएंगे काउंसलर के पास, काउंटर पे पैसे जमा कर दिए, रिसिप्ट मिल गई हमें, सारा टेस्ट हो गए हमारे जितने भी थे, और बाकी का एक्सपीरियंस मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। भाई रोड क्रॉस करते हैं आते में भी दिक्कत हुई थी, और इसका जूता, भाई दिल्ली में रोड क्रॉस करना बड़ी मुश्किल है भाई, आगे की चढ़ा रही है। तो भाई सबसे पहला फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही होता है कि आखिर मेडिकल होता क्या है और ये हमें क्यों कराना जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो मेडिकल एक मतलब एक तरीके से बेसिक एक मेडिकल लाइन का चीज होती है, टेस्ट होते हैं उसमें आपके, तो ये कराना हमें इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जिस भी कंट्री में हम जा रहे हैं, वेदर इट्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके, जिसमें भी हम जा रहे हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट इस मेडिकल के थ्रू ये वेरीफाई करती है कि आपको कुछ ऐसा डिसीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वहाँ के सिटीजन को खतरा हो, कि कल को आप किसी और के देश में जाते हो, आपको टीबी है, आपको एड्स है, या ऐसी कोई बीमारी है जो पर्सन टू पर्सन इन्फेक्ट करती है, पर्सन टू पर्सन फैलती है, उसके लिए आपके सारे टेस्ट होते हैं ताकि गवर्नमेंट को ये श्योरिटी हो सके कि आपको कोई ऐसी डिजीज नहीं है, और ये श्योरिटी के लिए आप ये मेडिकल का टेस्ट देते हो। और इसमें अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, डॉक्टर से ही चेक करते हैं कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं है आपके अंदर जो किसी और को भी इन्फेक्ट कर सकता है, जिससे और किसी को भी दिक्कत हो सकती है। बस इस वजह से वीजा के प्रोसेस में या किसी चीज का भी आप वीजा लगाओगे, वेदर इट्स इमिग्रेंट वीजा, स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, जो भी होता है, तो उसके लिए आपका मेडिकल कराना बहुत बहुत जरूरी होता है और सबका ही होता है। तो बात करते हैं कि ये हम इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हमें कराना है तो कैसे करा सकते हैं। देखो सबसे पहले तो ये कि आप जिस भी एजेंट के थ्रू जा रहे हो, वेदर आप कहीं घूमने जा रहे हो या आप स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट जा रहे हो, तो उसे बुक कराने के लिए आपको एक चीज़ की जरूरत होती है, वो होती है हैप आईडी। अगर आपके पास वो है तो आपको कुछ नहीं करना। मैंने अपना जो कराया था वो मैंने मैक्स हॉस्पिटल लाजपत नगर से कराया था। आपकी जो भी प्रेफर्ड लोकेशन है आप वहाँ से कराइए। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पैनल में जो आते हैं, जो हॉस्पिटल्स पैनल में आते हैं, वहाँ से अगर अपना ये मेडिकल कराओगे तो ही उसका कोई फायदा है, वरना अगर आप किसी भी डॉक्टर से करा लोगे तो उसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट नहीं मानेगी। बिकॉज अगर आप किसी पैनल वाले हॉस्पिटल से कराते हो तो आपकी जो रिपोर्ट है वो डायरेक्टली वीजा इमिग्रेशन को भेज दी जाएगी, आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस वजह से जो पैनल में है, जो डॉक्टर्स, जो हॉस्पिटल, वहां से कराना बहुत जरूरी है। तो बुक करने का कुछ ऐसा सीन है, मैं आपको अपना बता देता हूँ मैंने कैसे बुक किया था। एक्चुअली मैंने किया था मैक्स हॉस्पिटल लाजपत नगर दिल्ली से, बिकॉज वो मेरे घर के सबसे नियर बाई पैनल के अंदर जो हॉस्पिटल आ रहा था वो यही था। तो उसे बुक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले गूगल पे सर्च किया मैक्स हॉस्पिटल, वहाँ पे उनका एक नंबर आया, जो ये नंबर आया उनका, तो मैंने इस नंबर पे कॉल किया। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मुझे इमिग्रेशन के लिए अपना मेडिकल बुक कराना है। उन्होंने मुझसे मेरी सारी डिटेल्स पूछी कि आप क्या एज है आपकी, क्या हाइट है, सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी। हाइट वगैरह तो नहीं, मतलब नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो किए। और उन्होंने मुझसे प्रेफर्ड टाइम पूछा कि आप किस टाइम पे लेना चाहते हो मेडिकल। तो टाइम सारे अवेलेबल होते हैं भाई। अगर आप आज आपके घर के नियर बाई है, आप आज अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो आज की भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता कि 2-2, 4-4 या 7-7 दिन लग जाते हैं कभी कभी। मेरे केस में तो ऐसा ही हुआ। बाकी अगर किसी हॉस्पिटल में ज़्यादा रश है या ऐसा कुछ सीन है तो आई डोंट नो, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्हें कॉल करने के बाद मैंने उन्हें बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे इमिग्रेशन के लिए बुक कराना है। उन्होंने मुझसे टाइम पूछा, तो यहाँ से जाने के लिए फिर मैंने 2 दिन बाद का अपना बुक कराया, दोपहर के 1 बजे का, ताकि मैं टाइम से आगरा से दिल्ली बाई ट्रेन पहुँच सकूँ, सारी चीज़ें कर सकूँ। तो मैंने वो बुक कराया। उसके बाद मेरे पास बाई मेल और मैसेज में 2 कन्फर्मेशन आए। मेल पे भी आया कि आपका अपॉइंटमेंट ऐसे ऐसे बुक हो चुका है, और मैसेज पे भी आया कि आपका अपॉइंटमेंट जो है इस तारीख का 1 बजे का बुक हो गया। मेरा तो ये प्रोसेस था। अब आपको कैसे बुक करना है, आप अपने एजेंट से कंसल्ट करो या किसी से भी कंसल्ट करो। और इनफैक्ट अगर आपके आसपास कोई मैक्स हॉस्पिटल है, जितनी मैक्स हॉस्पिटल है सब में मेडिकल होता है भाई इमिग्रेंट्स के लिए। अगर आपके आसपास कोई मैक्स हॉस्पिटल है तो आप उससे करा सकते हो, कोई इशू नहीं। या फिर इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराओ और आपको कोई भी प्रिफर्ड डेट का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। जाके अपना आराम से मेडिकल कराओ, कोई इशू नहीं होगा। रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टली इमिग्रेशन के पास पहुंच जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ पेमेंट कराना है और जाके मेडिकल देना है। तो भाई इसके बाद बात कर लेते हैं कि व्हाट टू टेक विद यू इन द मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है जो आपको लेके जाने पड़ेंगे। तो जो सबसे पहला और मेन जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है हैप आईडी। एक हैप आईडी जनरेट होती है ई मेडिकल पे, जब आपका काउंसलर या आपका एजेंट जो भी है वो अप्लाई करता है वीजा के लिए,
तो वहाँ पे एक ई मेडिकल वेबसाइट होती है, वहाँ से हैप आईडी जनरेट होती है। हैप आईडी जनरेट को रेफरल लेटर भी बोलते हैं, हैप आईडी रेफरल लेटर दोनों सेम ही थिंग है। तो वो हैप आईडी होना आपके लिए बहुत जरूरी है, बिना उसके मेडिकल नहीं होता। तो सबसे पहले अपने काउंसलर से बोल के अपनी हैप आईडी जनरेट कराएं। हैप आईडी अगर आपके पास है तो हैप आईडी आपको अपने साथ लेके जानी है। उसके अलावा आपके पास अगर आपका कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो अगर आपने दोनों डोज लगवाई है तो उसे लेके जाएं, और नहीं भी लगवाई है तो फिर वहां जाके आपको एक्स्ट्रा फीस देके कुछ ना कुछ इंतजाम कराना पड़ेगा, क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो गया, नहीं है अगर आपने करवा रखी है पर आपको पता नहीं है तो माई gov.in करके ऐसी कोई वेबसाइट है जिससे जाके डाउनलोड हो जाता है सर्टिफिकेट, तो अपना डाउनलोड कर लेना, वरना किसी से पूछ लेना भाई कैसे होता है, वरना कमेंट में मैं बता दूंगा कैसे होता है। वहां से अपना कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। उसके अलावा आपको लेके जाना है अपना ओरिजिनल पासपोर्ट किसी और का लेके बस चले जाना। एंड उसके अलावा COE इन केस कभी कभी मांग लेते हैं, वैसे मुझसे तो नहीं मांगा था, बट इन केस आपके फोन में तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। और जो हैप आईडी, पासपोर्ट, ये दोनों चीज जो है वो आपके पास रियल में होनी चाहिए। और पासपोर्ट की फोटोकॉपी आप घर से करा के लेके जाए। हैप आईडी तो ऑब्वियसली बात है PDF में आती है तो उसकी फोटोकॉपी ही करानी पड़ेगी। तो ये दोनों चीज तो मस्ट है, ये तो आपको लेके जानी है। इसके अलावा COE और आपका ऑफर लेटर, ये सब आप फोन में रखना, अगर मांगे तो दे देना और नहीं मांगे तो कोई बात ही नहीं है भाई। और इसके अलावा कोई अगर आपकी रिसेंट में कोई सर्जरी हुई है या ऐसा कुछ है जिसका आपके बॉडी पे मार्क है, अगर डॉक्टर देखेगा तो उसे पता चल जाएगा। तो उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, उसकी जो भी मेडिकेशन है, या कोई मेडिकेशन ऑलरेडी ले रहे हो किसी प्रिस्क्रिप्शन में हो, तो वो सारी मेडिसिन, मतलब मेडिसिन तो नहीं बट हाँ डॉक्टर के बिल वगैरह सब लेके जाना, क्योंकि भाई वो फिर वहाँ पे चेक होगा। अगर आप वो नहीं लेके जाओगे तो फिर वो पेंडिंग में चला जाएगा, फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा विजिट करने पड़ेगा। तो ऑलरेडी अगर किसी मेडिकेशन पे हो तो सारे प्रिस्क्रिप्शन और वो सारी चीज़ें लेके जाएं। और उसके अलावा मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट होता है वो नॉन फास्टिंग टेस्ट होता है। बहुत से बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि हम कुछ खा के जाएं या नहीं खा के जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना मर्जी चाहो उतना खा के जाओ, कोई इशू नहीं होगा। खूब पानी पियो, कोई टेंशन नहीं है। आपको बिना खाए भी दे सकते हो, तुम्हारा मन अगर घर के पास है, वरना खा के भी दोगे तो कोई इशू नहीं है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है फास्टिंग। वैसे तो मैंने अभी व्लॉग में दिखाई दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कि कहाँ कितने प्रोसेस में टाइम लगा, कौन से काउंटर पे मैं गया। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर गया तो सबसे पहले एक काउंटर था जहाँ पे जाके मैंने अपनी हैप आईडी, अपना अपॉइंटमेंट के इस नाम से मेरा अपॉइंटमेंट है, और अपना पासपोर्ट, ये तीनों चीज़ मैंने दिखाई। उन्होंने मेरे को एक चेकलिस्ट ही फॉर्म दिया जो मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में दिखाया है। वो फॉर्म मैंने भरा। उस फॉर्म को देते वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस फॉर्म को भरिए, फिर हम आपको आवाज़ देंगे। तो मेरे पास आवाज़ आई करीबन 1 घंटे बाद। 1 घंटे तक बैठ के मैं वेट करता रहा, लोगों को देखता रहा कौन कैसे मेडिकल करा रहा है, क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद 1 घंटे बाद मेरे पास आवाज़ आई, और फिर उन्होंने मेरे से बोला कि अब अपनी फ़ीस पे करा दीजिए। तो फीस मैंने अपनी पे कराई। फीस कितनी थी टोटल, तो भाई मेरी जो ऑस्ट्रेलिया की फीस लगी वो लगी 6,250 रुपीज़। कनाडा, USA, UK की सबकी फीस अलग अलग है, क्योंकि सबके टेस्ट भी अलग अलग है। किसी में कुछ टेस्ट होता है, किसी में कुछ टेस्ट होता है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। जो प्रोसेस अभी तक मैं बता रहा हूँ ये सबके लिए सेम है, मतलब जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी चीज़ें बताई वो सारी कंट्रीज के लिए सेम है। आप किसी भी कंट्रीज में जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे जो बेसिकली 5 कंट्रीज का टेस्ट हो रहा था, न्यूजीलैंड, कनाडा, USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 5 कंट्रीज थी। वहाँ पे इन्हीं कंट्रीज का टेस्ट था। तो अगर आप इन 5 में से कहीं भी जा रहे हो तो ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए वेल एंड गुड है, इससे अलग कुछ भी। फीस भरने के बाद उन्होंने मेरे को फिर से एक स्लिप दी कि इस बच्चे की फीस भर चुकी है। फिर वैसे तो उसके बाद मेडिकल होता है, पर उन्होंने मुझसे कहा कि पीछे एक और काउंटर है, वहाँ चले जाओ। तो मैं वहाँ गया। वहाँ पर मैंने अपने सबसे पहले जाके डॉक्यूमेंट्स दिए। कंप्यूटर पर बैठे हुए थे 3 लोग। वो 3 लोग बैठ के सबका बायोमेट्रिक और वो सारी चीज़ें कर रहे थे। तो मैंने उन्हें अपने डॉक्यूमेंट दिए। उन्होंने बोला बैठ जाओ, हम आपको बुलाएंगे। तो फिर 30 से 40 मिनट उन्होंने ले लिया। फिर वो 30 से 40 मिनट बाद बुलाया, तो एक डॉक्यूमेंट दिया, उस पर 2-3 जगह साइन करवाए और मेरा फोटो लिया और पासपोर्ट चेक किया, और फिर मेरे को एक और पेपर दे दिया कि अब आप जाके अपना मेडिकल करा लीजिए। तो उसके बाद भाई मैं वहाँ से गया अपना मेडिकल कराने। तो मेडिकल कराने के लिए वहाँ पे मतलब जो एक सेक्शन पर्टिकुलर बना हुआ था कि यहाँ पे आपको अपना मेडिकल कराना है। तो वहाँ पे सबसे पहले जाते ही उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक काम करिए, कपड़े उतार दीजिए। तो कपड़े मैंने आपको पीछे दिखाया, इस तरीके के कुछ कपड़े पहना दिए थे हमें, और कपड़े उन्होंने दिए। आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई ओवर साइज है या छोटा साइज है तो आप चेंज कर सकते हो। जो आपके ये कपड़े जो आप पहन के जाते हो यहाँ से, उसके लिए आपके लिए लॉकर बनाए हुए हैं अलग से। उसमें आप अपना बैग, ये कपड़े और भी कुछ सामान रखना है तो वो रख सकते हो। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अपना फ़ोन अपने साथ रखना भाई। जहाँ भी जा रहे हो, कोई भी टेस्ट भी करा रहे हो तो भी अपना फ़ोन अपने साथ रखना, क्योंकि बोर हो जाते हो, क्योंकि बहुत देर बाद नंबर आते हैं भाई। और उसके बाद हमने किए कपड़े चेंज करने के बाद हमें थोड़ी देर बोला कि थोड़ी देर बैठ जाओ। हमने रिपोर्ट दी थी अपनी कि आपको बुलाया। हमारा असली मेडिकल है वो हुआ बायोमेट्रिक के बाद। तो अब आ जाते हैं टाइप ऑफ टेस्ट। उसके बाद हमारे टेस्ट होना शुरू हुए। तो मैं आपको बता दूं किस टाइप के टेस्ट होते हैं। तो जो सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो होता है चेस्ट एक्सरे। आपकी चेस्ट का एक्सरे लिया जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको मशीन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, ऐसे पूरी चेस्ट का एक्सरे, जिसमें लगता है 1 मिनट।
उसके बाद होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, उसमें आपका हाइट, वेट और आई टेस्ट भी होता है और BP चेक करते हैं। हाइट वेट तो आपको कहीं खड़ा कर देंगे उस पर मीटर पे और आपकी हाइट पता लगा लेंगे। वेट के लिए वेइंग मशीन अलग होती है। और आंखें आपकी ऐसे टेस्ट करेंगे कि एक पेपर आपकी इस आंख पे रख देंगे और सामने कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, आपसे पढ़वाएंगे उन्हें, फिर दूसरी आंख पे रख के फिर उन्हें पढ़वाएंगे। 4-5 वर्ड्स होंगे, AEIOU करके इस तरीके से ऑर्डर में होगा, अल्फाबेट्स होंगे। उसके बाद आपका चेक होगा BP। ये पूरा एक सेक्शन में होता है। ये सारी चीजें हो जाएंगी, फिर आपको बाहर निकाल देंगे। फिर आपसे बोले, आपको कोई दूसरा डॉक्टर बुलाएगा। 3 डॉक्टर बैठे हुए थे वहां पे, 3 टेस्ट हुए। मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए बता रहा हूँ, कनाडा के लिए भी सेम ही होता है, बस USA के लिए आपको यूरिन टेस्ट नहीं देना होता। मैं आ रहा हूँ यूरिन टेस्ट पे। जो तीसरा और आखिरी टेस्ट होता है वो होता है यूरिन टेस्ट। एक लेडी डॉक्टर बैठी थी, उन्होंने मुझसे बोला कि इसमें जो भी है आपका, बॉटल दी मेरे को और बोल दिया दे दो हमें। तो मैं गया बाथरूम में, जो भी था दे दिया उन्हें। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आप जब बाहर जाके वेट करो। तो ये जो मैंने टेस्ट के टाइप बताए ना, ये 3 टेस्ट हमारे ऑस्ट्रेलिया वालों के हुए। और उसके अलावा कनाडा के भी यही टेस्ट होते हैं। और USA का जो टेस्ट होता है, USA में क्या करते हैं, वो यूरिन टेस्ट नहीं होता। USA में वो ब्लड टेस्ट करते हैं, आपका ब्लड निकालेंगे, उससे टेस्ट करेंगे। और न्यूजीलैंड वगैरह इन सबका प्रोसेस सेम होता है, बस USA में वो निकाल लेते हैं ब्लड। और USA अगर कोई बंदा जा रहा है उसके लिए मेडिकल कराने जा रहा है, तो आपको कपड़े भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका उन्हीं कपड़ों में हो जाता है, कोई इशू नहीं है। जो कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, उन बच्चों को कपड़े वगैरह चेंज करने की जरूरत होती है, क्योंकि उनका यूरिन टेस्ट होता है, वो सारी चीजें होती हैं। USA वालों को इतना कोई इशू नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने हमारी जो फाइल थी वो भेज दी एक डॉक्टर के पास। तो वहां पे हमने किया थोड़ा वेट। बीच में वो लोग क्या करते हैं पता है, हमारी एक्सरे रिपोर्ट और हमारा BMI और हमारा यूरिन टेस्ट, इन तीनों चीजों को कंबाइन करके जो एक ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के लिए या कनाडा इमिग्रेशन के लिए, न्यूजीलैंड के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग डॉक्टर है भाई, 5 डॉक्टर बैठे हुए थे वहां पे, सब अलग अलग कंट्रीज के लिए। तो मेरी जो फाइल थी वो ऑस्ट्रेलिया का जो डॉक्टर बैठा हुआ था उसको दी। तो उसके पास फाइल पहुंची, फिर वो 1 by 1 सबको बुलाता है, वो डायरेक्टली बात करता है डॉक्टर सबसे, तो उसके लिए बुलाता है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। वो वेट करीबन आधे से 1 घंटे का होता है। कभी कभी जल्दी भी नंबर आ जाता है अगर भीड़ कम होती है, लेकिन मैं तो यही बता रहा हूँ कि मेरे को 1 घंटे, ऑलमोस्ट 1 घंटे वेट करना पड़ा होगा। तो 1 घंटे वेट करने के बाद डॉक्टर ने मेरा नाम लिया है, करण सिंह परमार, इधर आ जाओ। फिर मैं गया डॉक्टर की क्लिनिक के अंदर, जो एक तरीके से क्लिनिक कह लो भाई, अलग से कमरा सा बना हुआ था उनका, होटल का रूम सा लग रहा था, काफ़ी अच्छा था। तो मैं बैठा, रिपोर्ट दी मैंने उन्हें अपनी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पहले कभी कोई ऐसा कुछ सर्जरी वगैरह या ऐसा कुछ हुआ है? तो मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सच में नहीं हुआ। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि TB है क्या आपको, ट्यूबरक्लोसिस या ऐसे कोई सिम्टम्स वगैरह हैं? तो उसका भी मैंने मना किया। और मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि अगर पहले कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, TB जो भी, मतलब ऐसे छुपाओ मत बिल्कुल, पर कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ और अगर वो ऐसे बॉडी पे नहीं दिख रहा, कोई सर्जरी है जिसका कोई मार्क नहीं है, ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो मत बताओ। जो भी डॉक्टर पूछ रहा है उसे नो 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 करते जाओ। जस्ट बिकॉज अगर तुमने कुछ भी बता दिया अपनी तरफ से कि मेरे को ये बीमारी हुई थी या ये हुआ था वो हुआ था, तो फिर वो उसके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो तुम्हारा ही प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, सब में नो नो करते जाओ, जो भी वो अपना एग्जामिनेशन कर रहे हैं उन्हें करने दो। तो उसके बाद डॉक्टर खड़ा हुआ, बोला आप भी खड़े हो जाओ। फिर डॉक्टर ने मुझसे बोला कि अपने कपड़े जो है ऊपर उठा दो। कपड़े भाई, कपड़े का ऐसा सीन था, कपड़े तो सारे उतार दिए थे हमने। एक डॉक्टर का कोट मिला हुआ था, वो पहना हुआ था हमने, जो पेशेंट्स को मिलता है। अंडरवियर था, ऑब्वियसली अंडरवियर था। तो डॉक्टर ने बोला ये कपड़े ऊपर उठा लो। तो हमने ऐसे उठा के सारे कपड़े डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने हमारी पूरी बॉडी देखी कि इसकी बॉडी पे कहीं किसी चीज़ का मार्क तो नहीं है। मेरा भी कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था, 1 महीने पहले, तो मेरे यहाँ पे पैर पे जो है उसका मार्क था। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा ये किस चीज़ का मार्क है? तो मैंने बताया सर ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया था, उसका मार्क है। तो उन्होंने कहा ओके ओके, कोई बात नहीं है। तो उससे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ा। जो चीज़ है, जो दिख रही है, वो तो आपको बतानी पड़ेगी, आप ऐसे कुछ छुपा नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो ऐसे देखने से नहीं पता चलती है तो उसे छुपा जाओ, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला ठीक है आप जा सकते हो। तो वहाँ हमारा जो मेडिकल था वो हो गया था। डॉक्टर के पास जो मेरा इंटरेक्शन हुआ, जो मैंने आपको बताया, वो एक तरीके से कह लो वो लास्ट टेस्ट था। अगर उसे भी काउंट करें तो टोटल हुए 4 टेस्ट, सिर्फ 4 टेस्ट हुए। चेस्ट एक्सरे, BMI, यूरिन टेस्ट और फिर लास्ट में डॉक्टर से कंसल्टेशन। वो मैंने आपको बताया आपको क्या क्या बोलना है, कैसे कैसे बोलना है। उसके बाद उन्होंने भाई हमसे बोला कि आप काउंटर पे जाके अपनी रिसिप्ट कलेक्ट कर लो। जो आपने पैसे दिए थे ना, उसकी एक रिसिप्ट बन के निकलेगी। मैं यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ अपनी, एक रिसिप्ट बन के निकलेगी। उस रिसिप्ट को आपको अपने साथ लेके जाना है। 2-3 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी दे देंगे। वो रिसिप्ट आपके साथ हमेशा होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज आप जब अपना वीजा अप्लाई करोगे, अगर आप एडवांस में करा रहे हो HEPAID जनरेट करके, तो वीजा अप्लाई करते हुए वो रिसिप्ट आपको लगा जो है ना, आपको हर हालत में कलेक्ट करनी है। उस रिसिप्ट को लेके तुरंत उसका स्कैन करके अपने काउंसलर को भेजें। और आई डोंट थिंक सो इसके अलावा और कोई प्रोसेस था, कुछ हुआ था। बाकी अगर आप अभी जा रहे हो मेडिकल कराने तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर, जो मैंने बताया बिल्कुल वैसा हुआ या नहीं हुआ। बाकी ये जो प्रोसेस था वही सारी कंट्रीज के लिए सेम ही है। मैंने आपको बताया सिर्फ USA डिफरेंट है किस वे में, क्योंकि वहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है, और उसके अलावा सारा प्रोसेस सेम है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ प्रिकॉशंस, कुछ चीज़ें जो मेरे को लगता है कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए मेडिकल कराने से पहले।
जिसमें कि सबसे पहले ही चीज़ तो मैंने आपको बताई कि ये नॉन फास्टिंग है, आप कुछ भी खा के जा सकते हो घर से, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और क्योंकि यूरिन टेस्ट होता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका पूरी बॉडी का टेस्ट हो रहा है, तो यूरिन टेस्ट में तो आप कुछ भी खा के जाओ, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि पानी पियो, जितना हो सके पानी पियो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपसे आपका नंबर आता है कि यूरिन टेस्ट दे दो, यूरिन दे दो, तब आपको आ ही नहीं रहा होता कुछ। तो मैंने बहुत से बच्चे देखे वहाँ पे पानी पिए जा रहे ताकि कुछ आ जाए, मैं यूरिन टेस्ट दे दूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, थोड़ा बहुत अगर रोक सकते हो तो रोक लो भाई, और नहीं रोक सकते तो फिर वेट करना पड़ेगा आपको। उसके अलावा मैं कहूँगा कि जो आपका टाइम है, अपॉइंटमेंट का टाइम मिला है आपको, वहाँ पे आप एटलीस्ट 30 मिनट पहले पहुँच जाओ। बिकॉज मेरी 1 बजे की अपॉइंटमेंट थी, अगर मैं 12:30 बजे या 12 बजे ही पहुँच जाता तो वो मुझसे मना नहीं करते, और जो मेरा काम था वो जल्दी हो जाता। टोटल मेरे को, मैं 1 बजे वहाँ पहुँचा, करेक्ट 1 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 1 बजे ही पहुँचा, 1 बजे से लेके मैं 4 बजे फ्री हुआ, टोटल 3 घंटे लगे मुझे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा 20-30 मिनट पहले पहुँच जाओ, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा भाई ज़्यादा कुछ बोलो मत, जो आपसे वो बोल रहे हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ठीक है कर दो। डॉक्टर आपसे जो पूछ रहा है मना कर दो कि भाई हमें कुछ भी नहीं हुआ पहले, और बाकी तुम्हें जो दिख रही है तुम खुद निकाल लो, तुम डॉक्टर कैसे बात के हो, तुम पता करो ना हमें कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, तुम अपनी तरफ से मत बताओ। उसके अलावा भाई एक मैं जो चीज़ यहाँ पे अलग से कहना चाहूँगा वो ये है, कुछ बच्चों के होते हैं टैटू। तो ऑस्ट्रेलिया में तो टैटू का कोई इशू नहीं है, अगर आपके कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे टैटू है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई स्पेशली किसी भी कंट्री में नहीं है, सिर्फ स्पेशली कनाडा, अगर कोई स्टूडेंट कनाडा जा रहा है, उसकी बॉडी पे कोई टैटू है, तो उसके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। दिक्कतें कैसे हो सकती है? सबसे पहले तो उस टैटू का टेस्ट होगा कि वो इन्फेक्टेड इंक तो नहीं है, उससे किसी को दिक्कत तो नहीं होगी कोई वहां पे जाके। तो अगेन वो पेएबल होगा, उसका एक्स्ट्रा पैसा जाएगा आपके टेस्ट में से हटके। और फिर उसके बाद उसमें ये भी देखा जाएगा कि जो टैटू है वो किस चीज़ का है, कोई हेट सिंबल तो नहीं। बहुत से लोग मिडिल फिंगर का टैटू बनवा लेते हैं, या कोई पॉलिटिकल स्पीच का टैटू तो नहीं है, कुछ ऐसा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, बोलते हैं ना वो भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। तो अगर ऐसा कुछ है आपके टैटू में तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मेडिकल वाले मेंशन कर देंगे भाई इस चीज़ का टैटू है, तो वहां से वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपने कुछ आड़ा टेढ़ा टैटू बनवा रखा है तो उसे हटवा दो। और सही है टैटू, कोई इशू नहीं है, अच्छी जगह से बनवाया है, बढ़िया इंक के, कोई इशू नहीं है। तो उसके लिए आपको एक टेस्ट कराना पड़ेगा जिसका अगेन पैसा जाएगा, और एज सच कोई दिक्कत आएगी नहीं। सिर्फ कनाडा के लिए, सिर्फ पर्टिकुलरली कनाडा के लिए। ऑस्ट्रेलिया वालों की अगर कहीं पे कोई टैटू कोई इशू नहीं, यूएसए और यूके कहीं कोई दिक्कत नहीं, न्यूजीलैंड में, सिर्फ कनाडा में पर्टिकुलरली ऐसा है। आई डोंट नो क्यों है, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है अगर आपकी बॉडी पे कहीं भी टैटू है, कनाडा वाले। उसके अलावा भाई आप अगर दिल्ली के रहने वाले हो या जहाँ के भी रहने वाले हो, तो कार वगैरह आपको लेके जानी हो तो आप आराम से लेके जा सकते हो। हर जगह पे पार्किंग अवेलेबिलिटी होती है, वेलवे पार्किंग है, सब कुछ था वहाँ पे, सारे सिस्टम थे। मर्सिडीज जीएलएस खड़ी हुई थी डॉक्टर की खुद की, तो सोचो कितना पैसा कमाते होंगे भाई। और उसके अलावा आपके मन में ये डाउट होगा कि हम जो पेमेंट करेंगे वो कार्ड कैश क्या होगा, तो वहाँ पे भाई सब कुछ होता है। यूपीआई भी होता है, पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था वहाँ पे। तो अगर आपके फोन में भी पैसा है तो भी आप लेके जा सकते हो, कैश लेके जाना कैश लेके जा सकते हो, कार्ड लेके जाना कार्ड लेके जा सकते हो, सारे यूपीआई भी होता है वहाँ पे, सब कुछ पेमेंट होता है। तो पैसे का तो कोई इशू नहीं है, कैसे भी दे दो बस उन्हें, वो सारे तरीके बता देंगे कि पैसा दो बस कैसे भी। मैं 6250 मैंने दिए थे। कनाडा की फीस शायद अलग हो सकती है, हर कंट्री की फीस अलग अलग है, वो आप जाके पता कर लेना। उसके अलावा मैं बताऊंगा कि अगर कुछ खा पी के नहीं आए हो तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन भी थी, जूस कुछ खाना है, नॉर्मल ब्रेकफास्ट है, ऐसा नहीं कि आपको तंदूरी रोटी और मटर पनीर मिल जाएगा वहाँ पे, खाना वाना नहीं, मतलब एक नॉर्मल हॉस्पिटल के हिसाब से सही था हिसाब किताब। उसके अलावा मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो छोटे छोटे प्रोसेस है ना यार, इनमें लगता है टाइम बहुत ज़्यादा। जैसे पहले आपको डॉक्यूमेंट दिए, फिर उसमें टाइम लग रहा है, फिर उसके बाद 1 घंटा उसमें लग रहा है। तो जब आप कपड़े चेंज करते हो अपने, आपको कपड़े दिए जाते हैं, लॉकर दिया जाता है अलग से उसमें सामान रखने के लिए, तो उसमें अपना फ़ोन मत रखना। मैं इस वजह से नहीं बोला चोरी वोरी हो जाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होगा। बट ये है कि आप फोन अपने साथ रखोगे ना तो आप बोर नहीं होगे। मैं वहाँ पे बैठा हुआ था तो मेरे साथ कुछ लड़के बैठे हुए थे, बैठ के इधर उधर एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। मैं तो भाई पहले से देख के गया था, तुषार बरेजा टी ब्लॉग्स ने बताया था कि अपना फोन अपने साथ लेके जाना, तो मैं तो फोन लेके गया था, तो मैं बिल्कुल बोर नहीं हुआ। 1 घंटे तक, एक घंटे वेट किया भाई मैंने एक प्रोसेस में। तो अपना फोन जो है वो हमेशा अपने साथ ही रखना। जो आपको हॉस्पिटल की पेशेंट की ड्रेस मिलती है उसमें पॉकेट्स होती हैं, वरना अपने हाथ में पकड़े रहो यार, कोई इशू नहीं है। बस उस मतलब ये सिर्फ इस वजह से कि आप बोर नहीं होगे, इसके अलावा फोन का कोई यूज नहीं है। और जब आप डॉक्टर, और कहीं ऐसा भी नहीं कोई डॉक्टर आपको मना कर देगा, किसी टेस्ट में कोई मना कर देगा कि नहीं आप फोन लेके नहीं जा सकते, ऐसा भी इशू नहीं है। डॉक्टर से कंसल्ट करने जाओगे तब भी आप फोन लेके जा सकते हो, बस कपड़े उठा के दिखाओगे तो डॉक्टर ही आपसे कह देगा भाई इस फोन को साइड में रख दो। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सी लड़कियों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, लड़कियों को भी ड्रेस चेंज करनी पड़ती है, चाहे वो कनाडा जाए चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, ड्रेस चेंज उन्हें भी करनी पड़ेगी जैसे बॉयज़ को करनी पड़ती है। अब अंदर क्या क्या पहन सकती है वो आई डोंट नो, बट उन्हें ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी एज वेल एज जैसे हमने डॉक्टर को उठा के दिखाया उन्हें भी दिखाना पड़ेगा सारी चीज़ें। लेकिन
जो मेल डॉक्टर्स हैं, जैसे वहाँ पे जब मैं गया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, मेल डॉक्टर बैठा हुआ था, तो जो मेल डॉक्टर्स हैं उन्हें ये अथॉरिटी नहीं है कि वो लड़कियों को ऐसे मतलब चेक करें। तो उसके लिए वो एक जो फीमेल वो होती है, नर्स होती है, जो भी होती है, उसे बुलाते हैं। एक अलग से सेक्शन बना हुआ होता है, डॉक्टर के क्लिनिक में अलग सेक्शन बना हुआ होता है, उसके अंदर वो नर्स उन्हें लेके जाती है और लड़कियों को वो चेक करती है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें कि जो मेल डॉक्टर है वो आपको ऐसे नहीं देखेगा। अगर ऐसा कुछ भी सीन हो रहा है तो उसे अपने दिमाग में रखना भाई कि आपके साथ गलत हो रहा है, और वैसे तो ऐसा नहीं होगा भाई, अच्छे लोग होते हैं वो। तो ये सिर्फ स्पेशली लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ कि कपड़े आपको भी चेंज करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, लेकिन जो चेक करेगा डॉक्टर आपको, वो मेल डॉक्टर नहीं करेगा, किसी नर्स वर्स को बुला के वो चेक करेगी। तो इस चीज़ को दिमाग में, आई थिंक इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ, जितना भी प्रोसेस होता है सब कुछ बता दिया, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया। और डू कमेंट, मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना अगर आप जाते हो और आपके साथ सारी चीज़ें सेम होती हैं तो भी बताना, और कुछ अलग हुआ तो भी भाई नीचे कमेंट्स में बता देना, ताकि आने वाले जो लोग हैं और जाएंगे उन्हें कुछ नई चीज़ पता चले। वैसे मेरा तो ये एक्सपीरियंस था, ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया था, कोई इशू नहीं था किसी भी चीज़ में, और मुझ में भी कोई इशू नहीं था, रिपोर्ट्स मेरी सारी क्लियर थी। बट जो इन दी एंड जो रिपोर्ट होती है वो आपके पास नहीं आती, वो सीधे इमिग्रेशन के पास जाती है, तो वो तो आप भूल जाओ, आपको कुछ देखने को मिलेगा। बाकी ये है कि यार ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत सही रहता है। आप जहाँ जाके बैठते हो उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ से उनसे बात करने में, इंटरेक्शन करने में बहुत मजा आता है। मैंने बहुत से लोगों से बात करी, सबसे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, तो बहुत सही सीन रहता है ओवरऑल। और इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ और रह गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर डू कमेंट, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। इसके अलावा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैंने सोचा था ये वीडियो थोड़ा लेट बनाऊंगा, बट मैंने सोचा कि यार लेट हो जाता है तो फिर सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। अभी मेरे दिमाग में सब कुछ है तो मैंने अभी शेयर कर दिया, वरना मैं सीक्वेंस में लेके चलना चाहता था सारा प्रोसेस। बट कोई नहीं, देख लो इस वीडियो को प्यार से। फ्रॉम माई साइड, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हमेशा खुश रहो भाई, हंसते रहो, कोई टेंशन नहीं होगी, सबका वीज़ा लगेगा, मेरी यही दुआ है, सबका वीज़ा लगे, सब यहाँ से निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।